नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस पूरे भारत में, दुनिया भर में और उत्तर प्रदेश में बेहद रफ्तार के साथ, बहुत ताकतवर तरीके से, बहुत घातक और जानलेवा तरीके से संक्रमण फैल रहा है। और यह संक्रमण सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव, गली और कस्बों तक पहुंच चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, किंतु ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ा है। इन दिनों जब हम टेस्टिंग भी सामान्य प्रक्रिया से चला रहे हैं, तब भी 5000 से ज़्यादा नए केसेस उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। मैं यूपी पर चर्चा करूं, इसके पहले दुनिया और भारत के हालात आपको बताना चाहता हूं। बहनों भाइयों, 2.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पूरी दुनिया भर में अब तक मिल चुके हैं और 8,30,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में तबाही कम नहीं हुई है, वहाँ आज भी नए केसेस की मिलने की संख्या 75 से 80 हज़ार प्रतिदिन मिलती जा रही है। और नए केसेस के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ब्राज़ील ने नए केसेस कंट्रोल कर लिए हैं, उनके यहाँ नए केसेस अब हमसे कम आ रहे हैं और भारत में नए केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे और ब्राज़ील के बीच टोटल केसेस में फासला महज 3.5 लाख का बचा है। और जिस रफ्तार से हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से बहनों भाइयों ये संक्रमण फैल रहा है, मुझे अब यकीन हो चला है कि अगले हफ्ते हम केसेस के मामले में भी नंबर 2 की पोजीशन में होंगे, ब्राज़ील से ज़्यादा आगे। ब्राज़ील की हालत आप सबने देखी है कि वहाँ सामूहिक कब्रें खुदवाई गई थी कोरोना वायरस पॉजिटिव से हुई मौतों के लोगों की। व्यापक और बड़े पैमाने पर तबाही अमेरिका और ब्राज़ील में हुई है। अब वो स्थितियाँ आपको भारत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब तक हमने अपने 61,500 से ज़्यादा भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र गंवाए हैं। यह आंकड़ा 34 लाख पार कर चुका है संक्रमण का। मरने वालों की संख्या 61,500 से ज़्यादा। जिनको आप आंकड़ों में कहते हो, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, किसी का पिता है, किसी का खास रिश्तेदार है, किसी का खास दोस्त है। और इस वायरस को लेकर जिस प्रकार की अगंभीरता और लापरवाही बरती जा रही है, ये निहायत चिंताजनक तथ्य है। मैं बार बार पिछले 7 महीनों से आपसे ये निवेदन करता आ रहा हूं कि ये वायरस बहुत तेजी से हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है और हमें आपको दुष्प्रभाव का शिकार बना रहा है। और लेकिन ना तो ये बातें सरकारें समझ रही हैं और ना ये जनता समझने को तैयार है। जिस प्रकार से सड़कों पर, बाजार पे लोगों का रेला है, नए केसेस बढ़ेंगे। आप रफ्तार से, जितनी रफ्तार से टेस्ट बढ़ाएंगे, उतनी रफ्तार से टेस्ट बढ़ेंगे। आप उत्तर प्रदेश का देख लें, देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया है जहां 2 लाख से ज़्यादा केसेस मिल चुके हैं। मोर देन 2 लैक्स। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर अब तेलंगाना और उसके बाद अब आपका उत्तर प्रदेश हो गया। 2 लाख से ज़्यादा केसेस। जो लोग कहते हैं हम बहुत टेस्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में प्रति 1000 पर 65 टेस्ट हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 की आबादी पर महज 22 टेस्ट हो रहे हैं। तो जब आप अगर 3 आंध्र प्रदेश के बराबर टेस्ट शुरू कर देंगे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में हालात कैसे होंगे आप सहज कल्पना कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कोरोना से डरना नहीं चाहिए, ये वो लोग हैं जिनको ना तो कोरोना हुआ है, ना उनके परिवार में कभी कोरोना हुआ है, ना उन्होंने कोरोना के दुष्परिणाम कभी झेले हैं, ना कोरोना से गुजरे हैं। वो लोग आपको समझाते हैं कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। जरा उनके स्टेटमेंट सुनिए, उनकी बातें सुनिए जो इस दुष्प्रभाव से होकर गुजरे हैं। कोरोना की टनल से गुजरने वालों के अनुभव बहनों भाइयों बहुत भयावह हैं, बहुत डरावने हैं, बहुत खतरनाक हैं, बहुत पैनिक में डालने वाले हैं। कर क्या रही हैं हमारी सरकारें? जब हम 500 केस में थे, कंप्लीट लॉकडाउन, सड़कों पर कुचलकर मजदूर मर गया, बच्चे भूखे मर गए, लोग ट्रेन के सामने आकर कट गए, हमने सब बंद कर दिया था। आज 70,000 से ज़्यादा नए केसेस और सब कुछ खुला हुआ है। तो लोगों को क्या मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है? आप देखिए, जब से होम आइसोलेशन पॉलिसी आई है, उसके बाद के हालात और खतरनाक हैं। लोग घरों के भीतर किस स्थिति में है किसी को नहीं पता। प्रारंभिक 2-3 दिनों में सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर या सीएमओ के यहाँ से फ़ोन जाता है, बाकी कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे हैं। आप रहिए अपने तरीके से, मरते हैं तो मरिए। ना तो कोई देखने वाला है, ना डॉक्टर्स आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, ना आपको समय से दवाई मिल रही है।
सिर्फ टेलीफोन ऑपरेटर आपसे पूछ लेगा कि आप कैसे हैं, वो भी सिर्फ 2-3 दिन। आइसोलेशन पॉलिसी तो आप लेकर आए, लेकिन आइसोलेशन पॉलिसी के साथ जो कंपल्शंस जुड़े थे, जो शर्तें जुड़ी थी, सरकारें वो नहीं कर रही हैं, उन्हें करना चाहिए। तो हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, हर गली मोहल्ला तक वायरस पहुंच चुका है। लखनऊ जैसे शहर में हालात ये हो गए भाइयों बहनों कि यहां 900 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। कोई गली मोहल्ला बचा नहीं है जहां पर इस वायरस के पेशेंट्स आपको ना मिले। तो हम कर क्या रहे हैं? क्या हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या हम होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनका पर्याप्त देखभाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। जो गंभीर मरीज हैं, क्या हम L2 L3 में भर्ती कराने के लिए किस तरह की सिफारिशें लखनऊ में चल रही हैं या दूसरे शहरों में चल रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो आपके मरीज को की हालत खराब हो जाएगी आपको भर्ती कराने में। बड़े बड़े अफसर, मंत्री, विधायक, पत्रकार घूम रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को एंट्री नहीं मिल रही है, भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। और मैं ये सब कोई डरवा नहीं रहा हूं आपको। ये 7 महीने से आके मैं चीखता हूं, आपको लगता है मैं आपको डरवा रहा हूं, तो मैं डरवा नहीं रहा, आपको हकीकत बता रहा हूं। समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं समझ सकते हो तो 61,500 लोगों की मृत्यु हुई है। आगे का आप बेहतर समझ सकते हैं क्या होगा लोगों का। स्थितियां खतरनाक हैं, हमें बचना होगा, हमें बचाना होगा। इस वायरस से बचने की जरूरत है, बहुत आवश्यक हो तब निकलिए। इस पर आलोचना भी होती है तो खाएंगे क्या? तो भाई साहब, ब्रेड और बटर के लिए क्या लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी जाएगी? और ये बात कोई ब्रजेश मिश्रा नहीं कह रहे हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने यह बात कही है। उन्होंने सरकारों के प्रबंध पर नाराजगी जताई है, रिपोर्ट तलब की है कि क्यों ना कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए। सरकारों ने रिपोर्ट देनी है उन्हें। हकीकत का सामना करिए। देश संकट में है, प्रदेश संकट में है, लोगों का जीवन सबसे पहले बचना चाहिए। अर्थव्यवस्था लौट सकती है, मंदी को हम ठीक कर सकते हैं, बिगड़ी चीजों को बना सकते हैं, पर किसी एक की जान चली गई बहनों भाइयों, वापस नहीं हो सकती। कोरोना हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, यहां तक ठीक है, मैं सहमत हूं इस बात से। कोरोना हो रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। हमें यह प्रबंध करने की आवश्यकता है। यह कब होगा? जब सरकारें कुछ कठोर नियंत्रण लागू करें। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो पैरवी कर रहे थे कि जान है तो जहान है। आज जान भी आपकी, जहान भी आपका। एग्जामिनेशन अलग से कराए जा रहे हैं, कराइए। मैं ये सिर्फ समझना चाहता हूं कि दुनिया भर के देशों से हमने क्या सीखा। हमने यूरोप से क्या सीखा, हमने चाइना से क्या सीखा, हमने ईस्ट एशिया से क्या सीखा, हमने मिडिल ईस्ट से क्या सीखा, हमने सिंगापुर से क्या सीखा, हमने साउथ अमेरिका से क्या सीखा। तो दूसरे देशों के अनुभवों को अगर हम अपनी भौगोलिक परिस्थितियों में लागू करते तो यकीन मानिए कि हम लॉकडाउन में जाने और लॉकडाउन से एग्जिट होने की पॉलिसी पर पुनर्विचार करते। मैंने हमेशा शुरू से, आपको याद होगा, ये बात कही है कि लॉकडाउन में जाना जितना कठिन है, लॉकडाउन से बाहर आना उससे भी ज्यादा कठिन प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। और आज हालात आपके समक्ष विद्यमान है। 34 लाख से ज्यादा केसेस, और कोई चर्चा करने को तैयार नहीं किया। हो क्या रहा है देश में? बात होनी चाहिए बहनों भाइयों, और खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यह अमीर गरीब की बात नहीं है, यह किसान उद्योगपति की बात नहीं है, यह छात्र और टीचर की बात नहीं है, यह युवा और बुजुर्ग की बात नहीं है, यह हमारी और आपकी बात है, और यह देश की बात है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस से हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी मेरे साथ IMA के हैं, काजी इमरान मेरे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, नोएडा से हैं, और नदीम अशरफ जायसी साहब सह प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के, ये भी मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। कुछ मेहमान मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस कार्यक्रम में। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है जिस प्रकार से नए केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। हम नए केसेस के मामले में नंबर 2 की पोजीशन में आ चुके हैं। 61,500 से ज़्यादा मेरे भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी है। हम क्या करें, किससे सवाल करें? हमें कोई तो गंभीर और कठोर कदम उठाने ही होंगे। हमारे पास विकल्प अब सीमित हैं। ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि अन्य चैनलों की तरीके से, राष्ट्रीय जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय चैनलों की तरीके से
आपके पास विषय जनता का है, रिया चक्रवर्ती नहीं है, तो इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम गंभीर विषय, इस समय जो सबसे ज्यादा सोचनीय विषय है, उस पर आपने चर्चा कराई, तो आप और आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है। कम से कम लोगों को कुछ तो जागरूकता मिले। अब मैं अपनी बात कहूं आपसे, पहला आप देखिए पिछले 4 दिन से 73,000 केस, 74,000 केस, 75,000 केस, 77,000 केस, विश्व गुरु बन गए हम लोग। जब शुरुआत में ये बात आई थी तब ये कहा गया था कि अब 500 केसेस में कि साहब अभी अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो इतने लाख केस आएंगे, ऐसा होगा। वो सारे के सारे लॉकडाउन के बाद भी आ गए। तो सबसे पहले तो जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके प्रधानमंत्री और सारे की सारी सरकार के अंग क्या सिर्फ हवा में बातें करते हैं, या फिर ये लोग कहीं ना कहीं सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की बात करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 7 महीनों के आप उनके हेडलाइन उठा लीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा अगर आपके पास कुछ भी हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। ये लोग कह देंगे कि साहब यहां पर ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे था, वैसे था। अब आप आ जाइए, इस वक्त होना क्या चाहिए। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में आपके पास कोई कोरोना के लिए निपटने के लिए स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। आप जो होम आइसोलेशन की इतनी बढ़िया आपने बात कही, लेकिन क्या होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स को सरकारी अधिकारी डील कर पा रहे हैं या डॉक्टर डील कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि 2 दिन आ जाता है। तो आप क्यों ना सारे जिलों में डायग्नोस्टिक सेंटर को कहीं ना कहीं प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को इसकी उपलब्धता कराई जाए और प्राइवेट डॉक्टर्स को भी कहा जाए व्हाट शुड बी डन एक्चुअली। मुझे आप बताओ सुरेंद्र जी, क्या करना क्या चाहिए? नहीं कर सकती? अब हमारे पास विकल्प बहुत सीमित हैं। मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं आपको। प्राइवेट प्लेयर्स को, जो निजी चिकित्सक हैं, जो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, इन सबको शामिल करना होगा। इसको एक जन आंदोलन के रूप में बनाना होगा। ये आंदोलन मात्र 11 लोग की जो आपकी जो टीम है ना, ये योगी जी की 11 टीम 11, उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर भी कोई नहीं है। तो टीम 11 से निकल करके ये जन आंदोलन बनाना होगा। इस जन आंदोलन में ब्रजेश मिश्रा जी भी रहे, संजीव मिश्रा जी भी रहे, इस आंदोलन में सभी लोग रहे, निजी चिकित्सक भी रहे, और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को भी आप कहिए कि साहब आप हमें अब कोरोना रोकने में सब लोग मदद करें। सुरेंद्र भाई, मुझे सरकारों के साथ काम करने में बातें मान रही है, मुझे सरकारों के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे और हमें जो करना होगा हम आप मिलकर कर लेंगे, जनता के लिए कर लेंगे। मुझे सरकारों के साथ मिलकर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जनता के लिए तो सबके साथ मिलकर चलना होगा। ओके, संजीव मिश्रा आपके दोस्त आ गए हैं डिबेट में, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी, बीजेपी के प्रवक्ता है संजीव मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख रहा था, अभी ऑनलाइन पब्लिश की है उन्होंने। ये बता रहे हैं कि संक्रमण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े तरीके से फैल रहा है, और पॉजिटिविटी रेट इनका ये कहना है कि गोरखपुर में 14% से ज़्यादा है। गोरखपुर, गोंडा, कानपुर अर्बन, देवरिया, हापुड़, वाराणसी, रामपुर, प्रयागराज, जालौन और लखनऊ, इन जिलों में पॉजिटिविटी का रेट बहुत अधिक है। और ये पश्चिम से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में संक्रमण बड़े व्यापक पैमाने पर फैल रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने दी है कि उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों पे महज 22 के टेस्ट हो रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 1000 लोगों पर 66 टेस्ट हो रहे हैं, 65, सॉरी, गो अहेड। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक तो आपको धन्यवाद कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर आप अपनी डिबेट के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की और जहां भी आपका चैनल देखा जाता है वहां के जनमानस को कम से कम कोरोना से अलर्ट रहने के लिए, सचेत रहने के लिए जो आपका प्रयास है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, एक समय था जब टेस्टों की संख्या ही नहीं थी, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टेस्ट कराने के माध्यम से 50 लाख के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है संजीव जी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। आप ही देखो, मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि 1000 लोगों पे 65 टेस्ट आंध्र प्रदेश कर रहा है, जो बेस्ट है पूरे भारत में, और पुअरेस्ट में उत्तर प्रदेश है जो सिर्फ 22 टेस्ट कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, और आज की रिपोर्ट है, मैं लेकर आया हूँ।
आप कहोगे तो डिबेट के बाद आपको सौंप भी दूंगा। हाँ, मेरे को दे दीजिएगा। मैंने चूंकि नहीं देखा है जी। इसलिए मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया भाई की इसमें इस एक तरीके चीज क्या और है कि 65 टेस्ट कराने के बाद थोड़ा हम सा पूरे दुनिया में एक मिनट, सुरेंद्र जी, प्लीज प्लीज। चूंकि सुरेंद्र जी, प्लीज। पहली लाइन में हाँ सुरेंद्र जी प्लीज। पहली बार में मुझे लगता है कि सबकी अपनी बात आ जानी चाहिए। हाँ मैंने रोक दिया उनको, आप बोलिए। हाँ, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, अच्छा आप 11, एक तो बड़ा अजीब लगता है जब ये टीम 11 के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि साहब वो टीम 11 कर रही है, उसमें ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। वही टीम 11 सारे डॉक्टर्स से बात कर रही है, सारे नर्सिंग स्टाफ तक से बात कर रही है, और जब वो एक चीज़ निकल करके आती है तो 11 लोग अगर बैठ करके वहां पर तय कर लेते हैं तो इसमें टीम 11 पर टिप्पणी करने का क्या मतलब है। मैं इस बात को नहीं समझ पाया। हालांकि कई चैनलों पे इस तरीके की बातें आई हैं जी। हम एक सिस्टम बनाते हैं, हम एक रणनीति बनाते हैं। ओके। और प्रशासनिक अधिकारियों का अगर एक 11 लोगों की टीम अगर उसको तय कर रही है तो मुझे लगता है कि इस पे विपक्ष भले ही नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं, आप उनको सिर पे बिठा लो, किसी से क्या मतलब। ओके, विवेक साइलस जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। विवेक जी, कोरोना को लेकर मैंने जो हालात बताए, आप उससे सहमत हैं या नहीं, पहली चीज तो ये। दूसरा, उत्तर प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ना, ये दूसरा बड़ा विषय है। तीसरा, टेस्टिंग के मामले में हम कमजोर हैं, इसको मानने में क्या बुराई है? जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपका मैं भी धन्यवाद दूंगा इस टॉपिक के लिए। अच्छा, कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि भाई लव जिहाद पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने कहा मेरे लिए मेरे भाई बहन जरूरी हैं। जी बिल्कुल, अगर उनकी जान बचेगी तो लव जिहाद पर भी डिबेट हो जाएगी। अरे ब्रिजेश जी, लोग तो रिया चक्रवर्ती के चौकीदार पे डिबेट कर रहे हैं। आज तो स्थिति ये हो गई और बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं। और आज सुरेंद्र राजपूत मुझे दोपहर में ताना मार रहे थे कि आप ये कोरोना पे डिबेट कर रहे हैं, मैंने तो सोचा लव जिहाद पे कर रहे होगे। बोलिए विवेक जी। जी ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है कोरोना के लिए। जब लॉकडाउन किया गया उस समय भी कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था कि उसको कैसे लेके आगे बढ़ना है, और जब अनलॉक की प्रतिक्रिया हुई उस समय भी कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था, जिसका परिणाम यह है कि आज 33,87,000 केस पूरे देश में हो चुके हैं और करीब करीब 62,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये गंभीर मसला है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में 2,13,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं और करीब करीब 3,500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं दो चीज यहां रखना चाहूंगा। आपने अभी पूर्वांचल का नाम लिया, तो मैं गोरखपुर मंडल से स्टार्ट करता हूं। कल की रिपोर्ट है कि गोरखपुर मंडल में 52,920 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 7490 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, वहां 14.15% जो है लोग वो आए हैं। नहीं, गोरखपुर की अकेले की मैं बताऊं जी 14.2% पॉजिटिविटी रेट है, और पॉजिटिविटी ये रेट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। जी बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और 109 मौतें भी हो चुकी हैं वहां। ये कल की रिपोर्ट है। जी। अगर हम वाराणसी पे आए, जो दूसरा सबसे बड़ा सेंटर इस समय उत्तर प्रदेश में बन गया, जो माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहां 80,564 टेस्ट हुए हैं, 6,355 लोग वहां पॉजिटिव पाए गए हैं और वहां का जो रेट आ रहा है वो 7.87% है। नहीं, मैं थोड़ा अपडेट करूंगी, 9.1 हो गया है वहां का। ओके, आज की आपने दी होगी, मैं कल तक का बट आई बता रहा था। अप्रिशिएट यू कि आप अपनी तैयारी के साथ डिबेट में आते हैं, थैंक यू उसके लिए। जी। गो अहेड प्लीज। जी, आज लखनऊ में 707 केस आए हैं, फ्रेश केस आए हैं। लखनऊ की हालत बहुत गंभीर है। हमको तो अभी संजीव भाई ने कहा कि टीम 11 का नाम लोग क्यों लेते हैं, तो टीम 11 का नाम इसलिए भी लेना जरूरी है संजीव जी, क्योंकि टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं है। आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। आईएएस देखिए डॉक्टर नहीं हो सकता, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए जो आपको गाइड कर सके और आगे बता सके कि इस महामारी से रोकने का क्या संभव प्रयास सरकार कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, टीम 11 पे सवाल उस समय उठते हैं जब टीम 11 के अधिकारी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनकी मीटिंग में जो वीडियो गेम खेलते हैं, तब उंगली उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। मोदी जी ने खुद कहा था जी कि हम उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, मोदी जी कह के गए थे। मोदी जी ने योगी जी का धन्यवाद भी दिया था और उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। खैर वो तो दूसरी चीज हो गई। तो सरकार को देखिए, मैं नदीम अशरफ जायसी जी को जोड़ना चाहता हूं जी। बहुत स्वागत आपका जायसी जी इस कार्यक्रम में। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वायरस को लेकर आपको पास किस प्रकार का अनुभव है, और आजकल मैंने सुना है कि आपकी आम आदमी पार्टी ये पल्स ऑक्सीमीटर लेके गांव-गांव गली-गली घूम रही है, क्या फीडबैक आप लोग को मिल रहा है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जब रोचक कहानियां बेची जा रही हैं तब आपने देश और देश की जनता पर आई इस आफत को अपना मुद्दा बनाया है।
मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं कि कम से कम लगा कि कोई तो है ऐसा कि जो गंभीर है इन समस्याओं को लेकर के। मैं 2-3 बातें अभी संजीव जी ने कही, मैं क्षमा चाहते हुए मुझे नहीं कड़वी बातें करनी आती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं अभी हमारे सपा के जो साथी हैं उन्होंने भी उसको इंगित किया कि 11 टीम 11 में एक भी जब एक्सपर्ट और डॉक्टर नहीं है तो एक अधिकारी उनको टाइट करके कैसे काम ले सकता है, किसी एक्सपर्ट से बात कर सकता है। आप होम आइसोलेशन को इतना जिद करने के बाद, दिल्ली में कामयाब होने के बाद होम आइसोलेशन शुरू किया है, लेकिन न कोई दवा है, ऑक्सीमीटर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों ने मजबूरी मानिए अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर और यहाँ पर संजय सिंह जी जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके संचालन में पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हमारे लोग रोजाना हर जिले में 20 गांवों तक ऑक्सीमीटर ले करके लोगों की जांच कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। नदीम भाई, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता? मैं ये बता रहा हूं आपको कि लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं। हम 1 नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश में इस मामले में कि हमारे 2 कैबिनेट मिनिस्टरों की जान कोरोना की वजह से गई है। हम बहुत स्पीड के साथ देश में 1 नंबर पर आने वाले हैं और हम गंभीरता की बात कर रहे हैं, प्रतिबद्धता की बात ब्रजेश भाई कर रहे हैं। हमारी सरकार न गंभीर है और न इसके प्रति प्रतिबद्ध है। उनका एक नारा और एक उनकी ये है कि हम उन्माद से सब ठीक कर लेंगे। आप जान, लोगों की उन्माद से जान जा सकती है, जान मिल नहीं सकती, किसी को जान बच नहीं सकती है। आप गंभीर होइए। आप हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन करते हैं, सैटरडे और संडे को, जिस दिन पूरा नौकरी पेशा आदमी खाली होकर छोटे दुकानदारों से अपने घर की खरीदारी करता है, वो दुकानें बंद रहती हैं। तो आपका ये मानना है कि गंभीरता से हैंडलिंग नहीं हो रही? जी, आप अपने ऑनलाइन जो बड़े पूंजीपति हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ओके। नदीम भाई, एक कंफ्यूजन है वो मेरा आप दूर कर। एक आईएएस अफसर अच्छा डॉक्टर होता है या एक एमबीबीएस किया हुआ अच्छा डॉक्टर होता है? ये तो एकदम सीधी सा सवाल है कि डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं हो सकता है मुझे कम जानकारी हो भाई, मैं अपनी जानकारी बढ़ा रहा हूँ। आप इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप इससे अच्छे ढंग से आपने भिगोया है। और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत दिनों के बाद आप इस डिबेट का हिस्सा हुई, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर दीपाली, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। डिबेट के पहले के चरणों में मुझे याद है जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा था तब भी सिचुएशन खराब हो रही थी, लेकिन अब तो वर्स्ट होती जा रही है और अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि अब संक्रमण का स्तर बहुत विस्तारित रूप ले चुका है। जी, मैं आपका चैनल बहुत एंजॉय करके देखती हूँ क्योंकि रियली जैसे बाकी सारे स्पीकर्स ने कहा आपके लिए कि ये जो जेन्युइन जर्नलिज्म है और आप लोगों के लिए सोच रहे हैं और जो आपने ये मास्क का एक मुहिम उठाया बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबको समझना पड़ेगा। आपने अभी जो संख्या बताए बाकी लर्नेड स्पीकर्स ने, बहुत अच्छा लगा, मगर मैं उन संख्या पे नहीं जाती हूँ एज अ डॉक्टर क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव केसेस, RT-PCR टेस्ट सिर्फ एक ही टेस्ट है जिससे पता चलता है। एंटीजन टेस्ट ज़्यादा होता है जो बेफालतू होता है अगर आप MBBS डॉक्टर से पूछें। दूसरी चीज़, मैं यही आपके चैनल के द्वारा आज रिक्वेस्ट करूंगी, अलग अलग पार्टीज के लोग हैं कि इस वक्त नोएडा में इतना ट्रैफिक जैम है कि बुरा हाल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इस वक्त सारी सरकारों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। हम नंबर 2 पे पहुंच रहे हैं, ये छोड़िए, हम नंबर 1 जरूर आएंगे इस बेफालतू की रेस में। और सबसे दुख की बात है ट्यूबरक्लोसिस जो 100 साल से पुरानी बीमारी है वो आज भी इंडिया में एक महामारी है। हम लोग पूरी दुनिया की फैक्ट्री हैं, हर साल 2.5 लाख लोग मर जाते हैं टीबी से। तो आप खुद ही सोच लीजिए, अंदाजा लगाइए, जिस बीमारी के लिए यूनिसेफ WHO भारत में फ्री दवाइयां देता है, वैक्सीन है, उसके बाद यह हाल है, तो हमें कोरोना से लड़ने में कितना समय लगेगा? दोनों एक ही तरह से स्प्रेड होते हैं। लोगों को डरना जरूरी है, ना कि ये रिया चक्रवर्ती और बाकी केसेस देखने चाहिए टीवी पे। आपने बहुत अच्छा काम किया आज ये डिबेट कर। मैडम, लेकिन एक बात बताइए, ये लब जिहाद ज्यादा जरूरी है चर्चा करना, रिया चक्रवर्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोरोना? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे पता है बहुत लोग देखते हैं, मैं आप उन सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने घर में टीवी में अगर रिया चक्रवर्ती ही देखना चाहते हैं देखिए, मगर बाहर जाते हुए भारत समाचार का जो मास्क मुहिम है और जो आपको सारी सरकारें सिखा रही हैं वो करिए। लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले को देख के पहनते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा तो ये क्यों सुरेंद्र राजपूत मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप ये कोरोना पे डिबेट कर रहे हैं?
मैंने इनसे कहा भाई कोरोना एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अरे सर क्यों फंसा रहे हैं? मैंने तो आपको पहले ही बधाई बिल्कुल दी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत पता नहीं क्या इनको लब जिहाद चढ़ा हुआ है। मैंने कहा भाई तसल्ली करो, किसी और दिन लब जिहाद पे अगर बच गए हम आप कोरोना से, लब जिहाद पे भी बात कर लेंगे। ऐसा क्या है? क्यों संजीव जी, बच गए तो कर लेंगे, नहीं बिल्कुल इस पे भी पता चर्चा नहीं कर क्या लेंगे। है, कांग्रेस हाँ? को OICG पे भी कांग्रेस को चर्चा कर हमारे लेंगे, साथी जो, घृणा पे भी चर्चा कर सुरेंद्र लेंगे, राजपूत जी हिंदू हैं, मुसलमान भी अगर कर उन्होंने लेंगे, ये बात कही है, आपस में खूब तो नफरत बड़ा- भी बांट मतलब लेंगे, बड़ा लेकिन पहले दुखदाई है। बचे तो, पहले बच जाए ना। अगर बच के उस पार लग गए फिर लड़ लेंगे, लेकिन अभी बचना जरूरी है। वीरेंद्र सिंह आ गए हैं डिबेट में। भाई ठीक बात है। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश तो 5वां राज्य हो गया देश में जहाँ 2 लाख से ज्यादा केसेस हैं, और आज तो 5400 नए केसेस मिले हैं। अभी उत्तर प्रदेश में और क्या बाकी है? देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस है। करीब 6787 लोग इस समय कोरोना की चपेट में लखनऊ में भर्ती हैं और संख्या बहुत बड़ी है, दिन रात बढ़ती जा रही। कोरोना बहुत खतरनाक रोग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार हो, आप सरकार को जो लोग दोष देते हैं विपक्ष के, अगर उनकी सरकार होती तो वो भी टेस्ट कराते, अस्पताल की व्यवस्था करते, दवाई करते। जनसंख्या बड़ी है प्रदेश की, आसान नहीं है सबको ये दवा दे पाते। अव्यवस्था तो होती 52 लाख टेस्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में अब तक, जी, और रोज 1.5-2 लाख टेस्ट हो ही रहे हैं। सरकार की कोशिश है, मैं सरकार को बचा नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकारों के पास इससे ज़्यादा और करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, ये लॉकडाउन को लेके चर्चा होती है ब्रजेश जी की भाई ये साप्ताहिक लॉकडाउन से क्या फ़ायदा है और इसको नहीं होना चाहिए, इससे व्यापारियों का बिजनेस चौपट हो जा रहा है, ऑनलाइन वालों का व्यापार फल फूल रहा है और इससे रेवेन्यू गिर रहा है, तमाम सारी बातें आती हैं। ये बातें तो ठीक हैं। रिकवरी रेट 76% हिंदुस्तान में है इस समय कोरोना के मामले में, तो इसको लेकर भी लोगों में खुशी होनी चाहिए। लेकिन यह कि डरना तो पड़ेगा, कोरोना खतरनाक बीमारी है और पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान में 33,87,000 पार कर चुका है। देखिए, जो डॉक्टर इस कोरोना को आपदा का अवसर मानते हैं उनके लिए धिक्कार है। कुछ लोग हैं जो इस बीमारी में पैसा बना रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पैसा फिर कमाया जा सकता है, सेहत फिर बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आपका चरित्र गिर गया, आपकी नैतिकता खत्म हो गई, तो ये फिर कभी नहीं आ सकती और इससे समाज का बहुत नुकसान होता है। इसलिए पैसा कमाने के लिए उतना ही गिरो कि भविष्य में कभी उठ सको। जी, तो कुल मिला के ये ब्रजेश जी की जो ये होम आइसोलेशन में लोग हैं, ये सब क्या इनके एक्सपीरियंसेस हैं? कुछ उन तक मदद पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? आप पॉलिसी तो देखिए- लेकर आए, पर आपके पास उस तरह का सपोर्ट सिस्टम आप बना नहीं पाए। देखिए, है ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है। जो घर में है उनके यहाँ सीएमओ फोन आ जाता है, पूछते हैं भाई बताओ सर्दी जुकाम बुखार है? आऊंगा आपने सुरेंद्र जी। कहा है, अगर आपने कह दिया नहीं सब सामान कहीं घर पे रहो, फिर उसके बाद ना कोई दवा, ना कोई दारू, ना कोई कुछ। नहीं, अपना दारू चलता न दे रहे। तो चलेगा, दवा लेकिन दे दें भाई वीरेंद्र जी। नहीं, दारू से मतलब यह है कि देखिए, जब सैनिटाइजर पे हमारे यहाँ 18% जीएसटी है, कौन आदमी ऐसा नहीं है जो आज की तारीख में सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल करता होगा? सरकार इस पर घटाती क्यों नहीं है? सरकार उन दवाओं को सस्ता करे जो लोगों की जरूरत है। लेकिन कहा जाता है कि जनता जो है कहीं वादों का हिसाब न मांगने लगे, इसलिए सियासत जज्बात छेड़ देती है। तो कहेंगे कि भाई लब जिहाद, अब लब जिहाद में ये मुसलमान का क्या बिगाड़ लिए? ये चुनाव से पहले आते थे, कहते थे मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज 3.5 साल से इनकी सरकार है, ये कैसा कैसा किया सब देख रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली इनकी बातें सुनिए। लेकिन तो ये लोग क्यों दबाव बना रहे थे कि लब जिहाद पे बात हो? भाई कोरोना पर बात होनी चाहिए ना। ब्रजेश जी, लब जिहाद वही ना कि जनता अगर वादों का हिसाब मांगे तो ध्यान भटका दो।
लव जिहाद से क्या हासिल होना है इस उत्तर प्रदेश को? ना लव जिहाद कहीं हो रहा है और कहीं हो रहा है। दो तो ये लोग उसको- आपस में प्यार करते हैं, शादी कर लिए, ये इन्होंने उसको नाम दे दिया लव जिहाद। जब एडल्टरी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी है और दो धर्मों के लोग अगर शादी करें तो लव जिहाद है। और ये रोक समझाइए रहे ना, सुरेंद्र जी को ये बात। ये रोक तो पा नहीं रहे हैं। ये क्या कर दे रहे हैं? ये कटवा देंगे उनको, ये भगवा देंगे मेरा नाम या लेके उनको मुझे जेल भेज बदनाम देंगे, क्यों कर रहे हैं? क्या कर देंगे? कुछ नहीं। ये सरकार, ये देखिए, ये राजनीतिक दलों का एक प्रोपोगंडा है और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। यहाँ मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, पुलिस चालान करे, यही कोरोना से हमारी लड़ाई अच्छा, आज है। आप सुबह की मीटिंग में बता रहे थे कि यूपी पुलिस बढ़िया अच्छा मोटा माल कमा के दे रही है सरकार को, भाई 1.5 आप- करोड़ रुपया पर डे आप- चालान काट के वसूल लेती, ये बढ़िया टेक्निक हो जी। हाँ, 68-70 करोड़ रुपया ये वसूल चुके हैं। मतलब कोरोना डेली में। एक अपनी सैलरी तो निकाल ही लेंगे चालान हाँ। काट के। वाह, कोरोना में अभियान चला रखा है, जनता से पैसा आई वसूलो। रियली अप्रिशिएट। पुलिस का दिमाग देखो, अद्भुत है। पुलिस का दिमाग भी अद्भुत है ब्रजेश जी, आपको और अवसर समाज के लोगों का भी दिमाग अद्भुत है, एक से एक है। एक सज्जन जो है पंगत में खाना खाने बैठे थे N95 मास्क लगा के, और जैसे मास्क उन्होंने उतार के मेज पे रखा, पता नहीं कौन दोना समझ के उसमें रायता डाल गया। बड़ी मुश्किल है समाज में जो है जी पाना। कंक्लूड करेंगे। देखिए, आप जो है ना सुरेंद्र जी को बहुत छेड़ते हैं। तो ये मैं तो यही कहूंगा कि कोरोना से लड़ाई हमको, आपको, जनता को लड़नी, किसी के भरोसे नहीं रहना है। जी, क्योंकि हमारे आपके पास जो है वो नोच ले जा रहे हैं। भाई 500-600 रुपया जिसकी रोज की मजदूरी है, अगर 300 रुपया चालान कट जाएगा 500 रुपया, तो वो क्या खाएगा, क्या अपने बीवी बच्चों को देगा? पर ये कि एक नया रेवेन्यू सोर्स डेवलप हो गया ना, तो ये भी तो है। अगर सरकार 1.5 को करोड़ इसको रुपया रोकना अगर चाहिए। रितेश चंद अवस्थी अगर रेवेन्यू में बढ़ा दे रहे हैं, तो मतलब ये तो चमत्कार है। उन्होंने नया तरीका इजाद कर लिया। अच्छा, चलिए अब आपको एक बहुत शानदार आज शेर सुनाऊंगा हाँ, और मजा लीजिएगा कि सरकार और अफसर और मरीज, इन तीनों की क्या स्थितियां हैं, तीनों क्या कर रहे हैं। हाँ, नदीम भाई प्रतीक्षा में है, जल्दी सुनाओ। खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, अच्छा, खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, और अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा। और थी अंधेरी रात, चोर आए, जो कुछ था ले गए, और कर ही क्या लेता था बुढ़ा खांस लेने के सिवा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फिरेन जी। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार सुरेंद्र राजपूत और संजीव मिश्रा अपनी अपनी बात रखेंगे। विवेक जी भी मेरे साथ हैं, नदीम भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, अनूप अग्रवाल भी जुड़ेंगे और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं। हम इस विषय पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे कि हमें क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए एक समाज के तौर पर, और एक सरकार के नाते हम सरकार में बैठे हुक्मरानों से क्या अपेक्षा करते हैं एक नागरिक के तौर पर। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो बहुत चिंताजनक है उत्तर प्रदेश को लेकर, और विशेष तौर पर पूर्वांचल को लेकर। पश्चिम उत्तर प्रदेश से इस कोरोना वायरस पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हो गया है। पूर्वांचल में भी विशेष तौर पर गोरखपुर क्षेत्र में इस संक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिविटी रेट दूसरे शहरों के मुकाबले पूर्वांचल के गोरखपुर एरिया में डबल है। अगर लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 7.1% है, तो गोरखपुर क्षेत्र में ये 14% से ज़्यादा है। तो ये चिंताजनक पहलू है, क्योंकि अगर 100 में 14 लोग अगर पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसका सामुदायिक संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है गोरखपुर क्षेत्र में। तो हमें ये तत्काल देखने की आवश्यकता है। दूसरा, तमाम ऐसे पश्चिम में ज़िले हैं जहां उन्होंने बड़ा प्रभावी नियंत्रण किया है। कई जगह ऐसे हैं, हाथरस वगैरह, जहां 1% पॉजिटिविटी रेट है। तो ये कुछ अच्छे साइन भी हैं। लेकिन पूर्वांचल के इन इलाकों में जहां पर वायरस फैल रहा है, वहां पर हमारे पास मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं हैं, पुअर हैं। तो वहां अगर इस तरह के संक्रमण फैला और होम आइसोलेशन में हमने मरीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखा,
तो L2 L3 के हॉस्पिटल्स उस क्षेत्र में करीब करीब ना के बराबर हैं। तो हमें लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर में इंतजाम का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जान संकट में है। अगर आइसोलेशन में कोई घटना होती है, कोई मसला हो जाता है, तो स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। हमें इस बात का बड़ी सरकारों को गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। तो पूर्वांचल के लिए कुछ विशेष तैयारी सरकार को करनी चाहिए अथवा नहीं? सुरेंद्र राजपूत इस बारे में अपने कमेंट्स देंगे। या सुरेंद्र जी, गो अहेड। एक बात तो मैं पहले बता दूं कि मैंने लव जिहाद के लिए कटाक्ष किया था और आपने वो अच्छा एक वो किया। हम लोग चाहते भी नहीं है कि इस तरीके की सर, मैं आपदा को अवसर बना लेता हूं सर, वही किया मैंने। अब आपको बताऊं जो सर आप तो खैर इस मैंने कहा ना, आप धन्यवाद के पात्र हैं। वो पूर्वांचल की हम लोग अगर बात करें ब्रजेश जी, आज करें ये लोग, कल करें। जैसे आप पहले से होम आइसोलेशन की आप तरफदारी कर रहे थे, उसी तरीके से मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि पूरे पूर्वांचल में जितनी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं, जिनके पास अच्छा अपना वो है, उनकी सीटी स्कैन हो, चाहे वो क्या नाम बाकी पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, एंटीजन हो, ट्रूनेट का हो या और कोई टेस्ट हो, वो सारे के सारे टेस्ट फैसिलिटीज आपको प्राइवेट प्लेयर्स को देनी पड़ेगी। और निजी क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं और निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल्स हैं और निजी क्षेत्र के जो क्लिनिक्स हैं और नर्सिंग होम्स हैं, उनको आपको पहले से तैयार करा देना होगा। अगर आप ये तैयार करा देंगे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स आप इतनी जल्दी तैयार नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, क्योंकि ये लोग तो खाली गाल बजाते रहते हैं, हवा में बात करते रहते थे और हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो इस वक्त इनकी जो सो कॉल्ड वो टीम 11 है ना, उस टीम 11 में कुछ राजनीतिक लोगों को भी शामिल करें, ताकि वो लोग जैसे राधा मोहन अग्रवाल जी हैं गोरखपुर के, वो बड़े प्रख्यात चिकित्सक। अरे क्या है वो झंझट करा रहे हो, झगड़ा करा रहे हो उनका नाम लेके। अभी वो गरीब के साथ क्या हुआ देखो, आप झंझट कराना चाहते हो। मैं तो नाम लेके सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूं। आप जानबूझ के उनका नाम ले रहे हो ताकि बीजेपी जीत के। उनकी चिकित्सीय सुझाव दीजिए, उसमें कहा आप एक सेकंड संजीव भाई, विशेषज्ञता बिल्कुल बहुत अच्छी है। ओके, ऑल राइट, उनकी चिकित्सीय संजीव मिश्रा बहुत अच्छी है। ऑल राइट, मैंने नोट कर लिया। मेरा ये कहना है कि इन सब लोगों को आप शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर संजीव मिश्रा जी को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई संजीव मिश्रा जी, पूर्वांचल में स्थिति खराब है, विशेष तौर पर गोरखपुर क्षेत्र में। वहाँ के लिए आपको कुछ स्पेशल प्लान करना चाहिए, कुछ अलग से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। और ये रिसर्च और रिपोर्ट जो है ये मीडिया की, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये डेटा के साथ है, तथ्यों के साथ है, और ये उन तथ्यों का एनालिसिस जो सरकारें प्रदान करती हैं। देखिए, मैं किसी भी तथ्य को आपकी कही हुई कोई किसी शब्द को मैं नकारता नहीं हूँ, और मैं उसमें आत्मचिंतन भी करता हूँ। प्रयास रहता है मेरा कि आपकी जो कही हुई बात है आपकी डिबेट की, वो उत्तर प्रदेश शासन तक मैं पहुंचा सकूं और उस पर कुछ निर्णय भी करा सकूं। अब आती है बात जहां तक कि पूर्वांचल पर हम क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमने टेस्टों की संख्या बढ़ाई, ये सब लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश आज टेस्टों के मामले में नंबर 1 है देश का। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से 3 दवाइयों की बात ये गलत बात है संजीव जी। अब रुकिए, गलत क्या है वो हमें मालूम है। अब आप जो है 10 लाख में लव जिहाद को देखिए, कर रहे हैं, 1000 में सुरेंद्र जी आप लव जिहाद को देखिए, बेहतर रहेगा। अब थोड़ा सा जरा आ जाने दीजिए, तथ्य आने दीजिए। क्यों लव जिहाद देख रही है? कोरोना नहीं देख सकते, तथ्य आने दीजिए। यही समस्या है ना, कांग्रेस के साथियों की समस्या यही है। कम टेस्ट हो रहे हैं भारत में, ये समस्या यही है, ये आपकी बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, केवल आप तू मैं करके डिबेट को डिरेल करते हो। अब मेरी भी बात आ जाने दीजिए। अरे भाई, आपके पास मुद्दे नहीं, बाकी आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, जनता नहीं है, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास लल्लू और पप्पू के अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस के पास लल्लू और पप्पू के अलावा कुछ नहीं। मिश्रा जी को भागने का अवसर मत दीजिए राजपूत जी। सुरेंद्र जी, मेरी बात आने दीजिए। ओके सुरेंद्र भाई प्लीज, सुरेंद्र जी प्लीज, भाई सुरेंद्र जी प्लीज, सुरेंद्र जी प्लीज, सुरेंद्र जी प्लीज। ओके, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। टीवी चैनल बदल दिया करते हैं, बात नहीं हो पाएगी। थैंक यू सुरेंद्र जी प्लीज। आप बात नहीं आने दोगे, सुरेंद्र जी की आवाज बंद कर दो, बात आने दीजिए। सुरेंद्र जी प्लीज आने दीजिए। सुरेंद्र जी गुस्सा मत करिए भाई, क्या हो गया आपको? आप जब बोलेंगे मैं आपको, आप अपनी बात संजीव मिश्रा कंप्लीट करिए। हाँ सुरेंद्र जी, आपकी आवाज म्यूट है प्लीज।
मैंने कहा कि सुरेंद्र जी 15 प्लीज अगस्त को निवेदन को देश स्वीकार के करें आदरणीय और शांत हो प्रधानमंत्री जी जाएं। ने- ओके बोले। 15 अगस्त को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी खोल दिया ने जाएगा। 3 दवाइयों की बात कही, चलेगी। बड़े पैमाने पर नोट कर प्रोडक्ट लिया। करने की आदरणीय बात कही। प्रधानमंत्री जी होंगे उत्तर आपके। अरे भाई प्रदेश रुक में जाओ। भी पूर्वांचल को ले लीजिए तो पूर्वांचल के जितने भी ओके, ओके, सीएमओ नोटेड। हैं, पूर्वांचल के जितने भी सीएमओ अरे हैं, उन पहले सबको फेंकू को निर्देश किया समझाओ, गया है। तरी बात अरे को रुको समझाओ। भाई, अरे रुक जाओ भाई, क्या हो रुको, गया? क्यों परेशान हो रहे हो? ठंडा पानी पिलाओ इनको भैया। काहे रुक क्यों जाओ? परेशान ये हो रहे? बात पप्पू आने लल्लू दो, क्या है? बात क्या है आने दो। पप्पू लल्लू? ये लल्लू पप्पू वाला बात नहीं, मत करो। परेशान क्यों नहीं हो? अरे कम ये कर फेंकू बोलो और भाई, तरी बार पर भी तो बताओ। चुप रहो, बात आने जो दो। झूठे भी हैं, मुद्दे की बात गद्दार भी भी हैं। आने दिया करो। जबरदस्ती मैंने की कहा काम ना, कर रहे हो, चुप आप मुद्दों की रहो। बात आने दो। ये क्या तरीका है ये बदतमीजी आपका? है। ओके, इन दोनों लोग को शांत किया संयम से जाए। काम दोनों लो लोग शांत। इनको। ओके, थैंक यू, थोड़ा ऑल राइट। संयम से काम लो भाई। ओके, अपनी बात 20 सेकंड में कंप्लीट करिए आप संजीव मिश्रा जी। नहीं देखिए ब्रजेश जी, ये किस तरीके के अरे शुरू करो, बोलिए, आप खत्म करो नहीं अपनी देखिए, बात। तो उसी कोई तरीके कुश्ती से थोड़ी हो पूर्वांचल रही में है। अरे क्यों आपने पूर्वांचल, कहा? अरे भाई इनको ये रोकिए। फेंकू और तड़ी ये क्या पार की तरीका बात है की इनका? बदतमीजी करते ये हैं। फ्रस्ट्रेटेड अरे है क्या भाई, ये? एक मिनट सुरेंद्र जी। इतने फ्रस्ट्रेटेड है क्या? अरे मैं निवेदन, मेरा निवेदन मान लो, गुस्सा छोड़ो, चलो डिबेट आगे बढ़ाते हैं। संजीव मिश्रा बोलो। नहीं देखिए, पूर्वांचल की बात आ रही है। पूर्वांचल के सीएमओ से कहा गया है एक अधिकृत दवाई है, जिस दवाई के बारे में सीएमओज ने सारे वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट भी क्वारंटाइन लोग अपने होम भैया वो क्वारंटाइन दवाई है। बड़ी खतरनाक है, उसका नाम है आइवरमेक्टिन। वो पेट में कीड़ा मारने की दवाई है, कई बार तो जानवरों को भी दी जाती है। कृपया उसको प्रमोट ना करो जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। मैंने मैं सबको इसीलिए यही नाम नहीं समझाता लिया। हूं। आप नाम मेरी ले रहे बात हो, मैं मान नाम लो। नहीं ले रहा हूं। अभी मैं लेकिन डॉक्टर हाँ, अनूप अग्रवाल से पूर्वांचल पूछवा के दूंगा, CMOs ने दीपाली जी से पूछवा दूंगा already आइवरमेक्टिन उनको क्या है। डोज उनके तय किए हैं कि जी। किस संक्रमण में कितनी ओके, दवाई विवेक देनी है। साइलस जी, क्या हमको तो एक पूर्वांचल को प्रयास लेकर किया जा रहा अलग है। से कुछ उत्तर प्रदेश रणनीति की बनाने सरकार की और देश आवश्यकता की है? सरकार प्रयास क्योंकि कर यहाँ रही है। पॉजिटिविटी ये रेट ज्यादा है। कांग्रेसियों को उसमें भी दिक्कत ओके, हो रही है। थैंक यू, ऑल राइट। विवेक जी, गो अहेड। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपका कहना ठीक है। हमको तो कुछ ना कुछ कांग्रेसियों रणनीति को बनानी सब में पड़ेगी। दिक्कत अगर हो रही है, रणनीति नहीं क्योंकि आप बनाएंगे लोग तो ये बदतमीजियां कोरोना करते रुकने हैं। वाला नहीं अरे है। छोड़िए, इन दोनों लोग की आवाज बंद कर दीजिए और करिए, विवेक जी उसके बाद ध्यान बात कर ली जाएगी रखिए। आप। ओके, विवेक जी आप बोलो। अब मेरे पास बटन है, मैं आवाज बंद कर दूंगा जो झगड़ा करेगा। बोलिए। बिल्कुल सही कहा ब्रिजेश जी आपने कि जी। हमको कोई ना कोई फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो खासतौर से पूर्वांचल के लिए, जैसा आपने बताया, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण फैल रहा है इस समय। तो देखिए, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेड्स की। तो ठीक है, हम प्राइवेट अस्पताल में बेड्स की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे पास एम्बुलेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है। हम प्राइवेट गाड़ियों को किराए पे लेके, क्योंकि इस समय कोरोना काल में इमरजेंसी में इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज जब होती हैं तो डीएम को अनलिमिटेड पावर होती है अपने जिले में। उसको नहीं, ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू है उसमें अनलिमिटेड और इसमें अनलिमिटेड पावर है, जिसके खिलाफ चाहे मुकदमा लिख लें, चाहे तो सुरेंद्र राजपूत पे भी लिख सकते हैं। बोलिए। किसी में भी लग सकते हैं। डॉक्टरों को पीपीई किट की जो प्रॉब्लम आ रही है, पीपीई किट दें, क्योंकि आज देश में 200 डॉक्टर और 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पे भी सरकार को सोचना होगा। हेल्थ इंडेक्स में भारत जी, हिंदुस्तान हेल्थ इंडेक्स में 152 नंबर है और तो प्रधानमंत्री आप ये जी चाहते कहते हैं कि पूर्वांचल के लिए कुछ अलग से रणनीति बने? बिल्कुल बननी ऑलराइट, चाहिए। ओके। नदीम भाई, आप क्या मानते हैं कि हमें पूर्वांचल को लेकर कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है? ब्रिजेश भाई, हम सिर्फ टीका टिप्पणी सरकार पे नहीं कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिकली करना शुरू कर दिया है। हम ऑक्सीमीटर के माध्यम से गांव के गरीब कमजोरों तक तब हम तो आप पहुंच रहे हैं। आत्मनिर्भर हो गए। नहीं, आत्मनिर्भर नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। जितने आंकड़े ये आप लोग हम लोग देख रहे हैं, इससे बहुत भयावह स्थिति है। हमारे सबकी ज्वालामुखी पर्वत पर हम लोग शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं। टीम 11 गंभीर नहीं है, उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है। और मुझको तो एक शेर याद आ रहा है इफ्तिखार आरिफ का, सरकार की स्थिति वो है कि हामी भी नहीं, मुनकिरे गालिब भी नहीं थे, और हम अहले तजब्जुब यानी कंफ्यूज लोग, हम अहले तजब्जुब किसी जानिब भी नहीं थे। ये कंफ्यूज्ड लोग हैं जो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तरह का थैंक यू व्यवहार नदीम भाई। करें। मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल को डिबेट में आमंत्रित करता हूं। भाई डॉक्टर अग्रवाल, इन लोगों ने एक दवा रिकमेंड की, उसका नाम है आइवरमेक्टिन। तो क्या ये अमेरिका पागल है कि उसको पता नहीं है कि आइवरमेक्टिन के नाम की एक दवाई भारत ने कुछ सीएमओ लोगों ने खोज ली है? ये आइवरमेक्टिन क्या है, जरा सबको बताओ आप। आइवरमेक्टिन, जैसा आपने बताया कि कीड़ा मारने की दवा है, इसके बारे में कुछ स्टडीज आई हैं और जानवरों को भी दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई साहब, इसके कुत्तों बारे को में दी जाती कुछ है जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। जी, तो इसके बारे में कुछ स्टडीज आई हैं कि ये कोरोना वायरस के लोड को कम करने में हेल्पफुल है, लेकिन जिस तरह से इसको प्रचारित करा गया है कि हर व्यक्ति को लेना है, इसका प्रिवेंशन में कोई भी रोल नहीं है।
सुन लीजिए। तो आपको पता है इसका कि पूरे रोल- मार्केट में आइवरमेक्टिन मिल नहीं रही, उसके कंपोजिशन की तमाम नकली दवाएं आई हैं और ड्रग डीलर्स को पहले से मालूम था कि इस तरह की एक टैबलेट रिकमेंड की जा रही है। क्या बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है आइवरमेक्टिन की, नकली दवाएं बिक रही बिल्कुल हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। इसका बड़ा कारण है कि एकदम से सडनली सभी सीएमओ और ऑफिसर्स ने एक नोटिस जारी कर दिया पब्लिक के लिए कि सभी व्यक्ति को ये आइवरमेक्टिन की गोली खा लेनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से डॉक्टर अनूप अग्रवाल से एक प्रश्न करूंगा। एक सेकंड रुक जाओ भाई संजीव जी, डॉक्टर वो हैं, आप थोड़ी हो। हाँ बोलिए आप डॉक्टर साहब। ये स्ट्रेटेजिकली और मेडिकली दोनों चीजें लॉजिकल नहीं थी। आइवरमेक्टिन का रोल जो एविडेंस और स्टडी आई है सिर्फ कोरोना वायरस प्रभावित लोगों के लिए है या कोरोना प्रभावित मरीज के कांटेक्ट में आए लोगों के लिए किस तरह से देना है उसके लिए है, ना कि हर व्यक्ति को एज एन प्रिवेंशन उसको खाना है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं इसको बहुत बड़ा घोटाला और घपला मानता हूं कि कौन लोग हैं जो आइवरमेक्टिन को इतना प्रमोट करके मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और ड्रग डीलर्स उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि आइवरमेक्टिन नाम से 20 तरह की फर्जी दवाइयां मार्केट में आ गई हैं और असली आइवरमेक्टिन वाला परेशान घूम रहा है कि उसकी बिक नहीं रही और फर्जी वालों ने मार्केट कैप्चर कर ली। देखिए, ये तो आपदा में अवसर वाला जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं जी आऊंगा ये हमारे सुरेंद्र भाई, यहाँ आऊंगा, बड़ा मुझे मालूम है प्रचलित आपको पता है इसके बारे में। जी डॉक्टर अग्रवाल और कंप्लीट करें। ये बहुत अफसोस की बात है जो लोग ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर जी। तुरंत बहुत सख्त ऑलराइट, से सख्त डॉक्टर एक्शन दीपाली लेना भारद्वाज, चाहिए। आप मुझे बताइए मैडम कि ये आइवरमेक्टिन कौन सी जादू की दवा मिल गई है हमें कोरोना के खिलाफ, थोड़ा आप भी प्रकाश डालें इस पे। जी जरूर, अभी जो आपने प्रकाश डलवाया दूसरे डॉक्टर साहब से वो बिल्कुल ठीक है और वाजिब है। मैं आपके चैनल से सबसे जरूरी रिक्वेस्ट करूंगी कि काला बाजारी आइवरमेक्टॉल की, सैनिटाइजर की, पीपीई की, मास्क की, उस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सैनिटाइजर की कालाबाजारी है उससे ब्लाइंडनेस भी आ सकती है अगर उसमें मेथनॉल हो जिसको वुड अल्कोहल कहा जाता है। उसी तरह आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवाई है जिससे वायरस लोड का कुछ पता नहीं है, इस नोवेल वायरस का, मगर मौत भी हो सकती है। इसीलिए सोचने से पहले अपनी दिमाग की शक्ति यूज करें, डॉक्टर से पूछें। जी, एक इसके पहले हाइड्रोक्लोराइड क्या एक दवा थी वो खिलाई जा रही थी कि वो खा लो ठीक हो जाओगे। हाँ, क्या नाम था उसका? हाइड्रोक्लोरोक्विन। हाँ हाइड्रोक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। यहाँ से ट्रंप ने नए नए जहाज बड़े बड़े भेज के उठवा लिए थे, फैक्ट्री से उठवा लिया था ट्रंप हड़का भी ने। दिया था, हाँ? हड़काया भी था। और हड़काया अलग से था। हाँ बोले डॉक्टर भारद्वाज। जी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सेफर दवाई है, उससे कभी किसी की इंस्टेंट डेथ नहीं हो सकती अगर ठीक डोजेज पे ली जाए और उस दिन कोई अल्कोहल या एरेटेड ड्रिंक या सोडा उस वक्त ना लिया हो कुछ घंटे, या कोई किडनी लिवर की बीमारी या फेलियर ना हो। ओके सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ आइवरमेक्टिन पर विशेषज्ञ एक्सपर्ट देना चाहते हैं। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि सुरेंद्र जी मेडिसिन के मामले में एक्सपर्ट भी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर हैं लेकिन दवाओं के अच्छे जानकार हैं। यस सुरेंद्र जी, गो अहेड। आइवरमेक्टिन, देखिए दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, जैसा डॉक्टर अनूप ने, डॉक्टर दीपाली ने कहा, ब्रजेश भाई, कि आइवरमेक्टिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो कोरोना के पेशेंट हैं या कोरोना के पेशेंट के संपर्क में हैं। साधारण लोगों के लिए दवाई नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, जो आइवरमेक्टिन के सॉल्ट है, दवाइयों की कोई भी नकली दवा नहीं है, दवाओं के डिफरेंट नाम से जरूर है यहां पर, उसकी कालाबाजारी की कोई आवश्यकता नहीं, वो बड़ी प्रचुरता में उपलब्ध है, तो कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसको बगैर चिकित्सीय परामर्श के लेना चाहिए, क्योंकि जिनको कोरोना नहीं है उनको कोई लाभ नहीं देगी, हानि देगी अलग से। एक बात मैं आपसे कह दूं पूर्वांचल के लिए ब्रजेश जी, जिसके लिए मैंने उंगली उठाई थी, मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अपने सारे व्यक्तिगत मतभेदों को भूल करके गोरखपुर में कहीं ना कहीं डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जो हैं, अरे आप तो झंझट कराओगे और कुछ नहीं, झगड़ा कराना चाहते विशेषज्ञता। ओके संजीव मिश्रा बोलिए। लेनी चाहिए भारतीय थैंक जनता यू, पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इरादे में समझ गया भाई। बोलिए, ये तो राधा मोहन के पीछे ही पड़ गए भाई संजीव मिश्रा, ले लो टीम में, झंझट खत्म करो। नहीं, इनके एक्चुअली में इनके पास कोई इश्यूज नहीं है, ये यही ढूंढा करते हैं। अब क्या करें सुरेंद्र राजपूत जी, ना संगठन है
न कोई कार्यकर्ता है, पर्सनल न कमेंट कोई मत करो। जनता है इनके पर्सनल साथ, कमेंट तो मत इनके करो पास- सुरेंद्र राजपूत पे। नहीं, मैं तो कांग्रेस नहीं, के नहीं। ऊपर करता हूँ। हाँ। मैं तो पर्सनल तो सुरेंद्र जी हमारे भाई हैं, हाँ। उनके ऊपर मैं क्यों कमेंट करूंगा, अरे भाई, लेकिन इनके हमारे पास जो पास कांग्रेस भाई, का आप ये मिश्रा हो और वो राजपूत मुझे हैं, जरूर सोच समझ कहना के पड़ता कमेंट है। करना। अच्छा पूर्वा, आज बात क्यों भाई दूसरी है। नदीम भाई? क्यों आज- आपने मुझे आज दूसरी गोरखपुर बात कर को ली जाए। आप मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आज दूसरी बात कर ली जाए। आपके आज पास गंभीर ना इशू, तथ्य है ना जानकारी है ना आज सत्य ब्रजेश है। भाई ने गंभीर सिर्फ इशू झूठ, रखा है। छल, कपट और प्रपंच है। सुरेंद्र भाई आप सुरेंद्र जी आज गंभीर इशू है। जी, मुझे वही तो लगता मैं कह है रहा हूँ, उस गंभीर गंभीरता इशू को को बना थोड़ा के गंभीरता रखिए। बहुत बहुत रखो। शुक्रिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। गंभीरता मैं भी समझ रख लो गया आप भाई। लोग लड़ने से बाज नहीं आओगे। अग्रवाल जी को आप कह रहे बहुत हैं, बहुत डॉक्टर धन्यवाद, नहीं है। शुक्रिया, इस बहुत तरीके बहुत से धन्यवाद करोगे डिबेट, भाई बहनों, आपका गंभीरता भी तो बहुत बहुत रखो थोड़ी शुक्रिया भाई। इस कुछ और कार्यक्रम लोगों को की भी देखने बात के लिए। मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है पूरे समाज में। आपको सतर्कता, सावधानी बरतनी है। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। कोशिश करिए N95 मास्क पहनिए। किसी गमछे और किसी सर्जिकल मास्क के चक्कर में मत पड़िए, ये आपको एक्सपोज कर सकते हैं, संक्रमण तक पहुंचा सकते हैं। N95 मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें। डॉक्टर दीपाली ने बिल्कुल ठीक बात कही। तीसरी चीज़, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलें। खुद भी बचिए, दूसरों को बचाइए, समाज को बचाइए। अगर ये सब बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो लव जिहाद पे भी बात कर लेंगे, हिंदू मुसलमान पे भी बात कर लेंगे, मंदिर मस्जिद पे भी बात कर लेंगे, घृणा पर भी बात कर लेंगे, सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती पर भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले देश का बचना जरूरी है, हमारा आपका बचना आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। नमस्कार, गुड नाइट।